हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आप सबका क्लास 8th के जो बच्चे हैं, साइंस का उनका एग्ज़ाम है, तो आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं फाइनल टर्म में। सेकंड, फोर्थ, 9th, 11th एंड 16th। ठीक है, तो आपका सेकंड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ठीक है, आपका आ रहा है 9th और आपका आ रहा है 11th। ठीक है, लास्ट आपका आ रहा है 16th। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा मेन चैप्टर फटाफट समझ लेते हैं। एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी आपने डीपली तो चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले पूछ लेता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो बोलोगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो मतलब छोटे होते हैं ना, जिसे हम नाइट आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ में आ गया। फिर आपसे पूछ लेता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, तो 4 कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना, इसमें वायरस को नहीं लिया गया। ठीक है, तो आप ये बताना, अगर पूछेगा ना वायरस को बोला तो जाता है, माइक्रोस्कोप मतलब छोटा तो होता है, लेकिन ये ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। ठीक है, क्यों अलग होता है? क्योंकि ये तभी अपने आप को पैदा करता है जब वो किसी की बॉडी में चला जाता है ना, होस्ट बना लेता है किसी सेल को, तभी ये पैदा करता है। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि वायरस बताओ कौन कौन से मतलब किस किससे फैलते हैं। जैसे कॉमन एलिमेंट, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ठीक है, ये क्या है? वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर आपसे पूछेगा वायरस से होने वाली 2 बीमारी बताओ, तो वायरस से होने वाली आप बता दोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया से होने वाली बताओ, तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बताओगे? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बता दोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बताओ, तो एक डायसेंट्री बता दोगे, मलेरिया बता दोगे। ठीक है, तो आपको ये जो चारों है ना, इनके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एल्गी का पूछे तो एलिफेंटियास बता दोगे। ठीक है, तो अब देखो पिक्चर आएगी तो आपको नाम बताना होगा कि ये किसकी पिक्चर है। ये एल्गी की है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की है। ठीक है, और ये किसकी है? फंगी की है। ठीक है, चलो अब उसके बाद ये माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये कहाँ पर रहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो सूक्ष्म जीव है, रहते कहाँ हैं। तो आप बता देना कि ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। बर्फ़ वाले इलाके में पाए जा सकते हैं और ये गर्म इलाके में पाए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताओ जो सिंगल सेल वाले होते हैं, तो सिंगल सेल का एग्जांपल अगर पूछेगा ना, जिसमें एक ही सेल होती है, जिनमें एक सेल होती है, वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, सम एल्गी और प्रोटोजोआ। अगर आपसे पूछेगा एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, एक सेल जिसमें एक ही सेल होती है, इन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर, जिसमें एक सेल होती है। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे आप अपन यहाँ पे माइक्रो अगर एक सेल वाला पूछ रहे हैं, तो आप किसका नाम बताओगे? बैक्टीरिया का बोल दोगे, सम एल्गी का बोल दोगे। ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद अगर आपसे पूछे सॉइल फर्टिलिटी क्या है, देखो मतलब जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ना, जिससे कि मिट्टी पौधे को उगा पाएगी, वो उसकी फर्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये सॉइल फर्टिलिटी कब बढ़ सकती है? अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन को ना हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो नाइट्रोजन को जो है ना फिक्सेशन किया जाता है। तो जैसे आपने लेगुमिनस प्लांट पढ़े होंगे, तो लेगुमिनस प्लांट पढ़े ना, उसकी जड़ों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा लेगुमिनस प्लांट के नाम बताओ, तो आप कौन सा बता दोगे? आप पी बता दोगे, मटर का पौधा बता दोगे। ठीक है, इस तरीके से। और आपको पता है कि दूध से दही बदलने में कौन हेल्प करता है? देखो मैं सिर्फ समझ बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि दूध से दही किससे बनती है, तो आप बताओगे लैक्टोबैसिलस से बनती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया जो दूध से दही बनाता है। ठीक है, समझो। और ये देखो माइक्रोज हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे बताओ कि वो फ्रेंड कैसे हैं, तो आप बता देना केक वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है, और दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अपने बना के बता देना। और कमर्शियल में यूज़ होता है। कमर्शियल मतलब जो इंडस्ट्री है, आप ये इसका एग्जांपल दे सकते हो। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन में, जिससे वो ना फूल जाता है। जैसे केक है ना, फूल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये जो रीस्टर बहुत तेज़ी से अपने को प्रोड्यूस करते चले जाते हैं। तो इसका प्रयोग अगर इसका पूछ ले कहाँ प्रयोग होता है, तो बता देना ब्रेड में, पेस्ट्री में, केक में। ठीक है, और कमर्शियल यूज़
में भी इसका यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मतलब फैक्ट्री में बहुत बड़ी लार्ज स्केल में किया जाता है। ये लिखा ना, जैसे अल्कोहल शराब वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और किससे बनाई जाती है, ये देख लो, बैरली का प्रयोग, व्हीट का प्रयोग, राइस का प्रयोग किया जाता है, फ्रूट जूस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बनाने में। एक क्वेश्चन आता है इसमें, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं ना, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। और लुईस जो पास्चर है, उन्होंने फर्मेंटेशन की खोज करी थी 1857 में, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा सुन लो। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक पता है आपको क्या कहते हैं, कुछ मेडिसिन होती है जो क्या करते हैं, जो डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है, तो वो उन्हें बोला जाता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो और 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ना, उन्होंने काम करा था, ठीक है। और उन्होंने किसकी रिसर्च करी थी पता है आपको, पेंसिलिन जो है उन्होंने बना दी थी, ठीक है, मेडिसिन। और ये ऐसी चीज़ थी जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देती थी, ठीक है। तो पेंसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और लाइफ स्टॉक मतलब जो जिंदा जीव होते हैं ना, जानवर, तो उनके लिए भी यूज़ की जाती है ताकि वो बीमार ना पड़े वगैरह वगैरह, ठीक है। और वैन अ डिसीज कैरिंग microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbes if the देखो, अगर हमारी बॉडी के अंदर ना वैक्सीन लगी होती है ना, वैक्सीन पढ़ रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी में वैक्सीन लगी होती है, तो अगर उसी के जैसा कोई जीव हमारी बॉडी में आता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो लड़ती है, फाइट करती है। तो वैक्सीन का समझ यूज़ क्या है, तो अगर हमारी बॉडी को एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है उस बीमारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार की वैक्सीन लगी है। जैसे कोरोना की लगी है ना, तो अगर कोरोना आएगा तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना देगी, उसको मारने में हेल्प करेगी, ठीक है। और एडवर्ड जो जेनर है, उन्होंने वैक्सीन की खोज करी थी किसकी, स्मॉल पॉक्स की, 1798 में, ठीक है। चलो अब इसका आगे देख लेते हैं। बाकी थोड़ा जैसे अगर आपसे पूछेगा ना, यूज़ बताओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूज़ क्या है, तो बताना एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं, ठीक है, बीमारियों को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आ जाए कि नुकसान क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसके नुकसान क्या है, तो आप बता देना डिसीज़ फैलाते हैं। भाई डिसीज़ भी तो फैलाते हैं, अगर फ़ायदे तो इसके डिसीज़ फैलाते हैं, ये भी एक नुकसान है इसका। अच्छा, तो डिसीज़ दो प्रकार से फैल सकते हैं, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल, पता है। उसके बाद जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होती है जो इन्फेक्टेड पर्सन है ना, तो उससे हेल्थी पर्सन को अगर बीमारी हो जाती है तो उसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये कैसे एक दूसरे को फैलती है, तो जैसे हवा से फैल सकती है, ठीक है, पानी से फैल सकती है, खाने से फैल सकती है। तो देखो कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर आपसे पूछेगा ना कम्युनिकेबल डिसीज़ बताओ, तो बता देना कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने खांसा दूसरे को हो गया छींकने से, क्योंकि आपको पता है जब हम छींकते तो जो छींक होती है ना, वो 4 मीटर तक दूर जा सकती है, 4 मीटर तक, तो इसलिए हमेशा हाथ रखना चाहिए जब छींक वगैरह आए तो, ठीक है। और कैरियर कौन होते हैं, जो बीमारी को लेकर जाते हैं उन्हें कैरियर कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, कैरियर। तो आपको पता होना चाहिए जो एडिस है ना, एडिस मॉस्किटो, वो क्या फैलाता है, डेंगू की बीमारी फैला देता है, ठीक है, डेंगू वायरस, जो एडिस जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा मलेरिया किससे फैलता है, तो आप बताओगे एनाफ्लिस से फैलता है, किससे फैलता है, एनाफ्लिस से, ठीक है। एनाफ्लिस जो होते हैं ना, वो मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं, ये ना फीमेल होते हैं, ठीक है। और जितने मॉस्किटो होते हैं वो पानी में अपने को पैदा करते हैं, तो इसलिए पानी जो है ना इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, एग्जाम में जैसे आपसे पूछ लेगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बताओ, तो बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, टीबी होता है, कोलरा होता है, टाइफाइड होता है। वायरस की पूछेगा तो हेपेटाइटिस ए बता सकते हो, प्रोटोजोआ से पूछेगा तो मलेरिया बता सकते हो, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछे पौधे में कौन सी बीमारी होती है बैक्टीरिया से, तो सिट्रस कैंकर, फंगी से कौन सी होती है, रस्ट ऑफ व्हीट, वायरस से कौन सी होती है, आपको रटना पड़ेगा सारा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। और आपको एक पता होना चाहिए पास्चराइजेशन किसे कहते हैं, पता है किसे कहते हैं पास्चराइजेशन, पता है पास्चराइजेशन किसे कहते हैं। जैसे दूध को ना पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, ठीक है, 15 से 30 सेकंड तक, 15 से 30 सेकंड, उसके बाद अचानक उसे ठंडा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठंडा। तो इससे क्या होता है, उसके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसी को पास्चराइजेशन कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, लुईस पास्चर ने करी थी, किसने करी थी, लुईस पास्चर ने करी थी, समझ में आ गया, ठीक है। और ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये अगर 5 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको पढ़ लो। देखो क्या होता है कि जैसे एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन है, ठीक है, क्या एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो वो हवा के अंदर तो नाइट्रोजन रहती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उसके अंदर जो जड़ें होती है ना, जड़ें, तो कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं, तो उनकी जड़ों में जो है ना राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स का काम करते हैं, फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रेस और नीट्स में बदल देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसे फिर जीव खाते हैं ना पौधों को, ठीक है। जैसे ये देखो पौधे हैं ना, इनको एनिमल खा रहे हैं, तो फिर उनके अंदर चला जाता है, फिर वो अपना वेस्ट निकालते हैं, तो या तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, अगर मिट्टी के अंदर मिल जाता है तो फिर उसके बाद
अगर उसको बैक्टीरिया करते हैं ना, खाते हैं, तो उसको वापस उसमें बदल देंगे। किसे बदल देंगे? नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। देखिए अब ये जो आपकी बुक के जो फिल इन द ब्लैंक डायग्राम मैचिंग है ना, ये थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, अगर हमें सूक्ष्म जीव को देखना है तो हम किसकी मदद से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो क्या करने का काम करती है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, ठीक है। और अल्कोहल जो होता है वो किसकी मदद से प्रोड्यूस होता है? यीस्ट की मदद से प्रोड्यूस होता है। कोलरा जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ कि जो यीस्ट है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है इन चारों में से? तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल में, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक इनमें से कौन है, कौन सी? देखो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में 2 एंटीबायोटिक दवाइयों का नाम बताओ, ठीक है। एक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरी होती है कैट्रासिलिन होती है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम में 2 पूछ भी लेता है। तो इन्हीं को ना क्वेश्चन बना के भी दे देता है। और जो मलेरिया जिसकी वजह से होता है वो कौन है? एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। कॉमन जो कैरियर है ना, कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल समझ में आया ना, जो एक से दूसरे को हो जाती है उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज किस, तो इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिसीज फैलाता है? आपसे पूछ रहा है तो आप बता दोगे हाउस फ्लाई मक्खी सबसे ज़्यादा कारण है जो कम्युनिकेबल डिसीज फैलाती है। अगर ब्रेड या इडली हम कर रहे हैं उस वो एकदम फूल रहा है तो वो किसकी वजह से होता है? यीस्ट की वजह से होता है, ठीक है। और अगर हम शुगर को अल्कोहल में बदलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन बोला जाता है। मतलब आपने ये सारे भी कर लेते हो ना, काफ़ी अच्छा स्कोर कर लोगे। ऐसी ये मैचिंग है, ठीक है। तो बैक्टीरिया, इसमें आपको मैचिंग में आंसर से बता रहा हूँ। कोलरा से राइजोबियम क्या करता है? वो भी फिक्सेशन का काम करता है। अगर आपसे पूछेगा ना नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम कौन करता है, तो राइजोबियम भी बता दोगे आप, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध से दही को बनाता है। यीस्ट क्या करता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या करता है? मलेरिया फैलाता है। वायरस क्या करता है? एड्स की बीमारी का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, भी बिल्कुल नहीं देख सकते। तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है, एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज होते हैं? फायदे आप बता दोगे, नुकसान आप बता दोगे, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब उसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका मटेरियल, मैटर्स एंड नॉन मैटर, मतलब धातु और अधातु के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए धातु क्या होते हैं? पीटने पर जो है ना, जो मेटल होते हैं वो पीटने पर जो है ना वो टूटते नहीं है, ठीक है, वो पिचक जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप से पूछा जाए कि मैलेबिलिटी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे वो प्रॉपर्टी मेटल की, धातु का वो गुण जिसे पीटने पर शीट बनाया जा सकता है उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा डक्टिलिटी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे धातु का वह प्रॉपर्टी जिससे उसकी पतली पतली वायर बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? वायर बनाई जा सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी बोलेंगे। तो ये डक्टिलिटी है इसका, ठीक है। मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब उसमें से करंट पास हो जाता है। मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटल जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि लोहा क्या गुड कंडक्टर है या पूरा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर उसे बोलते हैं जिसमें से करंट पास हो जाता है। जब एक से दूसरे में करंट पास हो जाता है ना उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से करंट पास नहीं होता है ना उसे इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं ज़्यादातर कंडक्टर होते हैं। आपसे ना थोड़ा डीपली पूछ लेगा कि एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो ना लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपने मरकरी देखा होगा जो जिसे बुखार मापते हैं, है ना, थर्मामीटर है ना, तो उसके अंदर मरकरीज होती है। तो मरकरी क्या है? लिक्विड है। अगर आपसे पूछेगा एक ऐसा मेटल बताओ जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो आप बता दोगे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि एक, अब नॉन मेटल सुन लो, नॉन मेटल पता है किसे कहते हैं? तो जो पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे सल्फर, एग्जाम में पूछे थे सल्फर क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? तो नॉन मेटल है। कार्बन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैस होती है ना वो सब नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल। मेटल के बारे में समझ में आ गया? मेटल के बारे में, तो मेटल के बारे में अगर आप उससे पूछ ले कि मेटल क्या है, तो बोला हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लस से चमकदार होते हैं। मैलेबल मतलब होता है पतली पतली शीट बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब होता है उसकी तार बनाई जा सकती है। सोनरस मतलब क्या होता है? पीटने पर आवाज़ करते हैं। गुड कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाता है। हीट मतलब गर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नॉन मेटल समझ में आ गया? नॉन मेटल के उनसे होते हैं जो पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और देखो सोडियम और पोटेशियम होते हैं जिन्हें चक्कू से काट सकते हैं, ठीक है। बच्चे ने ये जो येलो वाला होता है ना ये नहीं पढ़ते, जिसमें से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कई बार, ठीक है। और कई बार केस स्टडी भी आपके आ जाएगी, इसमें से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे आपको और क्या सुनना है सुनिए। देखो एग्जाम में ऐसा एक रिएक्शन आ जाएगा, आयरन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, वाटर लिखा है, तो इसको पूरा करके लिखना पड़ेगा कि ये क्या बनेगा। देखो जब हम आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलाएंगे तो वो आयरन पर जंग लग जाएगा, ठीक है, लोहे पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। तो आप बता दोगे ये लिख दोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आंसर लिखोगे Fe2O3।
अगर एग्जाम में आ जाएगा ना कि लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO बन जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको ये पूरी क्वेश्चन कंप्लीट ऐसे लिख के दिखानी है, देख लो इधर ये, ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी बताओ नॉन मेटल की, नॉन मेटल की क्या गुण होते हैं, तो आप बता देना ये इनमें आवाज़ नहीं होती है, ठीक है, ये लस्टरस नहीं होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। जो मेटल है ना मेटल, उसका उल्टा लिख देना। अगर मेटल नॉन मेटल में डिफरेंट आएगा तो उल्टा बता देना, एक क्या देख लो दूसरा उसको उल्टा बता देना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होता है, तो आप क्या बताओगे, ब्रोमाइन बताओगे, ठीक है, BROMIN, ठीक है, समझ में आ गया। और आपसे अगर पूछ लेगा कि मेटल के अगर ऑक्साइड होंगे तो वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं, ठीक है, टेस्ट करके मत देखने लग जाना, ठीक है। तो याद रखना वो बेसिक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, बेसिक होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ रहा था एग्जाम में कि मेटल को अगर पानी के साथ मिलाओगे, जैसे सोडियम को मिलाओगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और विगरसली होगा ऐसे पूरे, उसमें आपको हीट निकलते हुए दिखाई देगी बहुत ज़्यादा इस तरीके से। और अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा तो ये बनेगा, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला तो एक गैस निकल रही है और हम उसके पास मोमबत्ती या माचिस की तीली जलाकर रखते हैं तो पट 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 ये पॉप साउंड पैदा होती है, तो वो कौन सी गैस है, तो आप बताओगे वो हाइड्रोजन गैस है। यार है ना, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड पैदा करती है, कौन सी पैदा करती है, पॉप साउंड पैदा करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब हाईली रिएक्टिव होता है ना, हाईली रिएक्टिव, और वो रिएक्टिव को के किसी पार्ट को डिस्प्लेस कर देता है और उसको ले लेता है। देखो ये जिंक ने सल्फेट को अलग कर दिया और खुद ले लिया सल्फेट को, कॉपर को अलग कर दिया, मतलब सल्फेट को ले लिया और कॉपर को अलग कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसकी खास बात क्या होती है, इसमें एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये बुक जो है ना ये फुल मार्क्स की है, आप जैसे नेक्स्ट ईयर जब जाते हैं तो आप ऐसी बुक ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा होता है, हर क्लास के लिए मैं ये बच्चों को रेफर करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सुनो, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, पता है ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जब किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल जो होते हैं जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ऑक्साइड। और सुन लो, और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पता है वो कौन सा नेचर होता है, पता बेसिक होता है या एसिडिक होता है, याद रखना वो एसिडिक होता है, क्या होता है, एसिडिक, याद रखना एसिडिक होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल जो होते हैं ना, जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, ठीक है। ये डीपली जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी एग्जाम में आ जाती हैं, और ये वाला आप अच्छे से पढ़ लेना। नमस्ते बेटा, ये देखो अब आगे सुनो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कॉपर को पानी में हवा में रखते हैं ना, जिसमें हवा के अंदर अगर पानी की मौजूदगी है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटेड हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कॉपर ग्रीन कलर। लेकिन अगर कॉपर को गर्म करेंगे ना, कॉपर को गर्म करेंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, ठीक है, गर्म करने पर कौन सा होगा, काले रंग का हो जाएगा। और पानी में हवा में रहेगा, उसमें पानी मौजूद है तो वो उस पर जो लेयर जम जाएगी वो कौन सी जम जाएगी, ग्रीन जम जाएगी। और मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, मैंने आपको इसमें से समझा दिया, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछेगा तो मेटल जो होते हैं ऑक्साइड वाले वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है और पानी है तो इनको मिलाकर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल और एसिडिक नेचर लिखा ना, ऑक्साइड जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अब आगे सुनो डियर स्टूडेंट्स, देखो आपको ये पता होना चाहिए, आपको मैंने ये तो बता दिया था कि सोडियम और जो पोटेशियम होता है सब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको पता है कि नॉन मेटल भी ऐसा होता है जिसको पानी में रखा जाता है, अगर पानी में ना रखेंगे ना तो फिर वो रिएक्शन करने लग जाएगा। तो बताओ कौन सा नॉन मेटल है जिसे पानी में रखा जाता है, फॉस्फोरस, ठीक है। आपको याद रखना फॉस्फोरस जो है वो कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। अगर उसे बाहर लाएंगे ना तो आग पकड़ लेगा, हवा में लाएंगे ना आग पकड़ लेगा। फॉस्फोरस को इसलिए हम कहाँ रखते हैं, पानी में रखते हैं, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है, ओके। और अब सुनो, एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आना है, जो केस स्टडी में आता है और बच्चे ना उसका आंसर सही दे नहीं पाते हैं। जैसे ये ना, आप ध्यान सुनो, ये एक्टिविटी देख रहे हो, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है। तो इसमें बोलेगा कि आप बताओ कि ये 5 प्रैक्टिकल किए गए हैं या 5 व्हीकल लिए गए हैं। यहाँ पे जैसे कॉपर सल्फेट लिया, जिंक डाला, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, आयरन डाला, जिंक सल्फेट लिया, कॉपर डाला, आयरन सल्फेट लिया, ठीक है, यहाँ पर कॉपर डाला और जिंक डाला तो यहाँ पे आयरन लिया। तो आपको बताना कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
आपको बताया था ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव को अलग कर देता है। तो देखो जिंक जो है ना वो कॉपर को तो अलग कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है जिंक को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इसमें ये छांटना है कि लिखा भी होगा कि भाई ये हुआ था ये नहीं हुआ था, आपको फिर पता लगाना कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस एक्टिविटी में तो आपको मैं बता दूं कि रिएक्टिव कौन ज़्यादा है, जिंक है। जिंक कॉपर को अलग कर सकता है, कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे इसको तो हमें पता लगता है कि जो बीकर ए है ना जिंक, वो क्योंकि देखो ये ना आपको एक्टिविटी करके दिखाई जाएगी स्कूल में, तो आपको दिखेगा कि वो क्या चेंज हो रहा है, कौन सा कलर किस चीज़ में चेंज हो रहा है। तो देखो ये देखो सब आंसर इसमें लिखा है, CDE में कोई चेंज नहीं हुआ। सुन रहे हो, CDE में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब ये देखो इसमें इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो कि आयरन जिंक को अलग नहीं कर सकता, कॉपर आयरन को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, और कॉपर जो जिंक को अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कॉपर है और ये जो जिंक है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला होगा ना वो कम रिएक्टिव वाले को अलग कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव वाला ज़्यादा रिएक्टिव वाले को अलग नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। सब कुछ इसमें लिखा होगा, आपको बस उसको एक्सप्लेन करके बताना होगा और MCQ में आएगा तो आपको लिखना होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा फिर भी अभी याद रख लो कि जो जिंक है ना जिंक वो कॉपर सल्फेट को अलग कर सकता है। तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर। ये देखो यहाँ पर, ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये नहीं कहाँ गया डिस्प्लेसमेंट वाला, ये जिंक कॉपर को अलग कर सकता है ये। ठीक है, और ये रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो, थोड़ा सा इसको जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से देख लेना इस एक्टिविटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ना कि देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर C एंड बाय आयरन इन बीकर E। सिमिलरली आयरन वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर इन द बीकर D। Since we do not see the any change in the C, we can infer that the copper is not able to replace the zinc। ठीक है, मतलब C में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो क्या नहीं कर सकता, कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकता, लेकिन जिंक कॉपर को अलग कर सकता है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को सुनोगे ना और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये रिटर्न में करके दिखाने वाला है, टाइम कम होने की वजह से मैं बता नहीं पाऊंगा। देखो अगर आपसे पूछेगा यूज़ ऑफ मेटल या नॉन मेटल, अगर आपसे सिंपल पूछ ले कि मेटल या नॉन मेटल के क्या यूज़ है तो आप बता देना कि भाई देखो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉन मेटल। जैसे आप नमक खाते हो ना, ठीक है, आप ऑक्सीजन वगैरह लेते हो तो ये नॉन मेटल ही तो हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ में आते हैं, और अगर पानी को साफ़ करना है तो नॉन मेटल यूज़ में आते हैं। ठीक है, पटाखे जलाने हैं तो उसमें नॉन मेटल यूज़ में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताया। देखो ये आप जो है ना लास्ट में आपने क्या सीखा ये जरूर पढ़ करो कि कुछ मेटल जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन पैदा कर देते हैं गैस। हाइड्रोजन गैस का पैदा कैसे लगता है, पॉप साउंड पैदा होती है, कौन सा में पट 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 की आवाज़ आती है। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो कम रिएक्टिव को अलग कर सकते हैं, लेकिन कम रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को अलग नहीं कर सकता। ठीक है, और मेटल एंड नॉन मेटल जो होते हैं उसका बहुत ज़्यादा जीवन में हमारे यूज़ में आते हैं। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, उसमें से करंट पास हो जाता है। नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, उसमें से करंट पास नहीं होता, धातु में करंट पास नहीं होता। मैलेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी शीट बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब जिसकी तार बना सकते हैं, जिसकी तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताई है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। MCQ वगैरह आप कर लोगे, जैसे इसने बोला कि इनमें से किसको पीट के शीट बना सकते हैं, तो जिंक को। ठीक है, जिंक क्योंकि मेटल है, बाकी ये नॉन मेटल है, बाकी ये नॉन मेटल है। ऐसे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऐसे दो मेटल पर इसमें करंट पास हो जाता है तो आप बता देना एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है कॉपर प्लेट में डालेंगे तो क्या होगा, तो आप बता देना जब सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। थोड़ा सा बहुत मैंने इस चैप्टर के बारे में समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है ये भी समझ में आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। ठीक है, समरी मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं। देखिए अब 9 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर में ना आपको एक तो पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो जब एक सिंगल पेरेंट अपने आप को प्रोड्यूस करता है ना तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अगर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट लेते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए आपको अगर ये पता हो ना रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं तो आप बोल देना रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चों को या जीवों को उत्पन्न करना। ठीक है, गैमेट का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं गैमेट। स्पर्म जो होता है वो मेल में पाए जाते हैं, ओव्यूम जो है फीमेल में पाए जाते हैं।
ठीक है। एम्ब्रो क्या होता है, पता है एम्ब्रो क्या होता है? फर्टिलाइज एग दैट डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म ए बॉल। ठीक है, जब फर्टिलाइज एग जो है जब फर्टिलाइज हो जाता है ना, तो उसके बाद वो एक बॉल की फॉर्म धीरे धीरे बनाता रहता है, वो होता है एम्ब्रो बनता है। फिर धीरे धीरे आगे उसकी शेप चेंज होती चली जाती है। अगर आपसे बोलेगा फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं, तो बोला मेल और फीमेल। ठीक है, जब उनके जो गैमेट्स मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल का मतलब पता है क्या होता है? जब शरीर के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है ना, जीव बन रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटरनल। और अगर जीव शरीर के बाहर बन रहा है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। जैसे मेंढक होते हैं ना, मेंढक, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और जो ह्यूमन बीइंग है उसमें इंटरनल होगा। ठीक है। फोर्टिस पता है किसे कहते हैं? देखो आपसे ना पता है क्या बोलेगा, लाइन से लगाने के लिए बोल देगा कि पहले फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रो होता है, ठीक है, ये फोर्टिस होता है। तो आप बोलोगे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर एम्ब्रो हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद फोर्टिस हुआ। ठीक है, द स्टेज ऑफ एम्ब्रो। देखो फोर्टिस में क्या होता है, हम पहचान सकते हैं कि वो बॉडी के पार्ट पहचान सकते हैं, जैसे वो मेल है फीमेल है, तो फोर्टिस में वो स्टेज आ जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा वीवी परस क्या है, तो जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं उसे वीवी परस कहा जाता है, जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी परस कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है। और अगर आपसे आसेक्सुअल पूछे, देखो आपसे पूछे कि जो देखो ये मेल और फीमेल, इनकी पिक्चर अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आ जाती है। और देखो ये जो होते हैं ना, ये ह्यूमन मेल में पाए जाते हैं, स्पर्म होते हैं, स्पर्म। ये एग्जाम में बहुत बार पिक्चर आई हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको समरी में बता दिया। पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट होता है, उसके बाद एम्ब्रो। ठीक है। और आईवीएफ की फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है इसके? इंट्रो, अच्छा ये लिखिए बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में मतलब बच्चे को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है। तो अब आगे सुनो, ये एक्सटर्नल तो आपको पता लग गया, जब जीव बाहर पैदा होते हैं, जैसे अंडे मेंढक के और जो स्पर्म है वो मिल जाते हैं ना बाहर पानी के अंदर, वो अपने को प्रोड्यूस करते हैं। एम्ब्रो मैंने आपको बता दिया कि वो स्टेज होती है। ठीक है, जब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, उसके बाद बच्चे की साल धीरे धीरे बनने लग जाती है वो। और फोर्टिस वो स्टेज आ जाती है जिसमें हम उसको पहचान पाते हैं, उसके बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, कि वो बच्चा कौन है, मेल है फीमेल है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ से मैंने बता रहा हूँ। वीवीपरस मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, ओविपरस जो अंडे देते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आ जाओ आसेक्सुअल। अगर आपसे पूछेगा ना आसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं, तो आप एक बता देना, बडिंग बता देना। बडिंग में जैसे हल्की सी बड़ आती है और धीरे धीरे वो प्रोड्यूस होकर बड़ा हो जाता है। ठीक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सिंगल पेरेंट होते हैं, क्या होते हैं? सिंगल पेरेंट होते हैं अपने को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, समझो ना मेरी बात। और ये क्या है? बाइनरी फ्यूजन है। जब अमीबा अपने आप को दो पार्ट में बांट लेता है ना, तो बाइनरी फ्यूजन होता है। मल्टीपल में क्या होता है? जब एक जीव अपने आप को दो से ज़्यादा में बांट लेता है, तो मल्टीपल में होता है। ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन में आ गया जब एक इंडिविजुअल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। और ये जो डोली के ऊपर एक क्लोन आ जाता है। ठीक है, और ये कितने साल तक जिंदा रही थी ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये पैदा इस समय हुई थी और इस समय मर गई थी। लगभग 7 साल तक जो है जिंदा रही थी, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाली थी, है ना, डेथ हो गई इसकी। अब देखो कुछ और सुन लो इसमें, फटाफट थोड़ा सा और सुन लो। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा जायगोट और फोर्टिस क्या है, बोलोगे इसमें अभी सिंगल सेल होती है, फोर्टिस में क्या होता है बहुत सारी सेल हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें जायगोट क्या होता है कि जब ओव्यूम ऑफ स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है ना, उसके बाद जो फॉर्म बनती है वो जायगोट हो जाती है। और फोर्टिस जो होता है इसमें क्या होता है, सेल और डिवाइड होते रहते हैं, नए नए बॉडी के पार्ट इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाकी एक बार ये आप देख लेना, थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में समरी में बता दिया है। फर्टिलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? अगर आपसे पूछे फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो लाइफ की एक्सिस्टेंस के लिए, जीवों के अस्तित्व के लिए। ठीक है, अगर पूछेगा कि फीमेल गैमेट्स का नाम क्या है, तो ओव्यूम बता दोगे। ठीक है, मेल का तो आपको पता ही है, जो स्पर्म होते हैं। ठीक है, और अगर मेल के पूछ ले कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव, तो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। और जैसे इंसान क्या पैदा करता है? बच्चे। और मुर्गी क्या पैदा करती है? ठीक है, अंडे। मतलब वो इंसान के वीवीपरस और मुर्गी क्या है? ओविपरस। ठीक है, जो अंडे पैदा करते हैं ओविपरस होते हैं। ठीक है, और सुनो ये मेटामॉर्फोसिस आ जाता है, मतलब देखो जो पैदा होते हुए कैसा था और बाद में कैसा बन गया, तो ये होता है मेटामॉर्फोसिस। जो ड्रास्टिकली चेंज होता है ना, बहुत ज़्यादा चेंज आता है उनमें, तो उसे हम बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, समझ आ गया? तो मैंने थोड़ा इसकी समरी आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। और सुनो देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 11, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आपको अगर ये पूछ लेना फोर्स किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा ना फोर्स किसे कहते हैं, बोलना पुश और पुल। ठीक है, जब हम किसी को पुश या पुल करते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब अगर हम फोर्स को किसी पर यूनिट एरिया पे लगाते हैं ना, तो वो प्रेशर होता है। ठीक है,
देखो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि पुश और पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसे फोर्स कहते हैं, समझ में आ गया। और फोर्स देखो आपको इस समझ लो, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जब एक चीज़ दूसरी के संपर्क में होती है ना, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो, या आप पैदल चल रहे हो तो ये जो ज़मीन पे जो टच होकर चल रहे हो आप, तो पीछे की ओर आपको खींचा जा रहा है ना, वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ठीक। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो टच होकर होता है, ठीक है। और बताओ कौन सा फोर्स होता है जो टच होकर होता है? आपसे पूछेगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जांपल दो, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल दो। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल एक कौन सा होगा? आप बता दोगे फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरा कौन सा बता दोगे? मस्कुलर फोर्स बता देना। और अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बोलेगा ना, जो बिना टच किए होता है, मतलब बिना टच किए कोई फोर्स लग सकता है? हाँ लग सकता है। ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है, ग्रेविटेशन मतलब जो धरती में खींच रहे हैं ना, और मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, ठीक है। आपसे फिर ये पूछ लेता है कि फोर्स के फायदे नुकसान बताओ, तो बता दो कि फोर्स के फायदे नुकसान क्या है। देखो फोर्स बहुत फायदेमंद भी है, ठीक है, और फोर्स के बहुत नुकसान भी। जैसे कोई चीज़ चल रही है उसे रोकना है तो फोर्स का तो इस्तेमाल होगा। और नुकसान क्या है? हम फोर्स की वजह से थक जाते हैं, हम चलना चाहते हैं, फोर्स के पीछे ग्रेविटेशन फोर्स या वो फ्रिक्शन फोर्स में खींच रहा है, हमें रोक देगा। तो इस तरीके से इसमें तो मैं थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब 2 चीज़ें आपस में दूसरे कॉन्टैक्ट में आती है ना, ठीक है, तो उसकी वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। मतलब जैसे को हम चीज़ चला रहे हैं तो वो पीछे की ओर खींच रहा है, उसे रोक रहा है, तो ये आप पढ़ लेना फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। और प्रेशर का फॉर्मूला अगर पूछेगा ना, प्रेशर कैसे निकाल दो, न्यूमेरिकल आ जाता है। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो मैं थोड़ा बहुत ही से बता रहा हूँ। एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्वेश्चन आ जाता है। हवा के द्वारा जो प्रेशर लगता है उसे एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। हवा के द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ठीक है। और प्रेशर इतना कामयाब होता है क्योंकि इतने घोड़े भी है ना, खींच नहीं सकते, इतना प्रेशर कामयाब होता है, ठीक है। फोर्स समझ में आ गया? फोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, फोर्स क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल बताया क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। तो बाकी इसको थोड़ा सा और आप पढ़ लेना, ठीक है। और पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, ये आप बता देना, ठीक है। तो और देखो पास्कल लो, पता है क्या होता है पास्कल लो? चलो अभी सब देख लें। ये बैरोमीटर सुन लो, बैरोमीटर क्या होता है? ये एग्जाम में बहुत बार आया। बैरोमीटर क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को जो मापता है ना, उसे बैरोमीटर कहते हैं। अभी मैं फोर्स वाले चैप्टर बता रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे अचानक ध्यान में आ गया था कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर कौन मापता है? बैरोमीटर मापता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर फ्रिक्शन को हमें कम करना है तो क्या करेंगे? देखो एक स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, लुब्रिकेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो आप पेपर बहुत अच्छे से कर लोगे, थोड़ा सा आप अच्छे से मेहनत कर लेना, ठीक है। ये देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइट। और अगर आपसे पूछ ले लाइट कैसे ट्रैवल करती है, तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। और आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परिवर्तन नियम। तो ये इंसिडेंट रे होती है, ये जो लाइन जा रही है ना, इसे आपतित किरण कहते हैं। ये जो जा रही है वापस, इसे हम रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो बिल्कुल 90 डिग्री पे बन रही होती है, ये नॉर्मल रे होती है। ये आई होता है, ये आर होता है, ठीक है। दोनों बराबर होते हैं। अगर आपसे पूछेगा लो ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों एक ही पॉइंट पे आते हैं। और आई बराबर आर के होता है। सुन लो एग्जाम में बहुत न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ ये 30 डिग्री का, तो ये कितने का होगा? 30 का होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ये कितने का होगा, तो आप खुद सोचे 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? नॉर्मल रे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री की होती है। अगर आपसे पूछेगा कि ये कितने का होगा, ये तो आप बताओ, ये 90 का, तो कितने का बचा? 60 का बचा। ये कितने का है? 90 का। 30 का, तो कितने का बचा? 60 का बचा, हाँ या ना? तो ये आप आराम से बता देना, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे समझ आ गई। जो लाइन आती है वो इंसिडेंट, जो जाती है वो सरफेस से टकरा के जाती है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छे से बता देना, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे देखो, एक आपको जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर, उसमें कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल और डायरेक्ट बनती है। सेम साइज होता है, लेटर इन्वर्जन होता है, मतलब आपका लेफ्ट राइट दिखाई देगा, ठीक है। प्लेन मिरर का ये पिक्चर बना देना, ठीक है, अच्छे से बना देना। और एक होता है रेगुलर, इरेगुलर। देखो जब ये लाइन जो है ना पैरेलल आ रही है और जा भी पैरेलल रही हैं, जा भी पैरेलल रही हैं, तो उसे बोलेंगे रेगुलर। लेकिन अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है, आ तो पैरेलल रही है लेकिन जा टेढ़ी मेढ़ी रही है, देखो ये बनी हुई है ना, तो इसे इरेगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियमित, अनियमित, ठीक है। और ठीक है, बाकी कैल्डोस्कोप है इसमें, जानते हो कैल्डोस्कोप के बारे में आप?
देखो कैल्डोस्कोप के बारे में एक महीने याद रख लो कि इसमें ब्यूटीफुल पैटर्न बनते हैं और बार बार नए नए पैटर्न बनते रहते हैं, और इन्हीं पैटर्न से तो नई नई रिसर्च हुई है, नए नए घरों में डिज़ाइन वगैरह चीज़ें बनने लग गई हैं, समझ में आ गया। नंबर ऑफ इमेजेस में बन जाती हैं, ये याद रख लेना कैल्डोस्कोप के बारे में, ये मेन है, ठीक है। कैल्डोस्कोप में कितने ट्रायंगल कितने सर्कल चाहिए होती है, एक बार देख लेना, ठीक है। और सनलाइट जो होती है उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि ये जो आँख है ना हमारी आँख, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और इमेज का बनती है रेटिना पे बनती है, इमेज का बनती है रेटिना पे बनती है। और इरिस जो होती है, इरिस क्या होती है, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा खुद पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाता है। रेटिना पे इमेज बनती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये क्वेश्चन है कि ये याद रखना कि जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है ना, उसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक कोन्स और दूसरा रोड्स। पता है आपको कोन्स क्या होती है, रोड्स क्या होती है, पता है? जो देखो कॉन्स जो होती है, जब ब्राइट लाइट आती है ना, ब्राइट लाइट बहुत तेज लाइट पड़ती है तो वो सेंसिटिव होती है, ताकि हमारी बॉडी आंखों में ना कम रोशनी जाए, तो उसको सिकोड़ लेती है। और रोड क्या करती है, लाइट को आंखों की सेल को फैला देती है, ताकि जब लाइट अंधेरा होता है ना, तो अंधेरा होता है तो हमारे अंदर ज़्यादा लाइट चली जाए। उल्लू होते हैं ना, उल्लू के अंदर कॉन्स नहीं होते, इसकी वजह से वो दिन में देख नहीं पाता, क्योंकि अब उसमें कॉन्स नहीं है, तो जब लाइट रोशनी पड़ेगी तो उसकी आंखों में रोशनी चाहिए तो उसे दिखाई नहीं देगा, उसकी आंखों में ना वो नहीं होता जिससे वो अपनी आंखों में उसे रोशनी को कम लाए, इसलिए यार है ना उल्लू के अंदर कौन नहीं होता। हमारे अंदर कौन सा रोड्स दोनों होते हैं, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है कौन सा रोड्स के बारे में बताओ। और ये भी आ रखा है कि जो हमारी जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, तो पता है कितने सेकंड तक रहती है वो, 1/16 सेकंड तक, कितने 1/16 सेकंड तक। तो ये आपको अच्छा पता होना चाहिए। और आंखों की देखभाल कैसे करोगे, आप बता सकते हो कि चश्मा पहन के रखो, चश्मा लगा हुआ है तो, ठीक है। सन में डायरेक्टली मत देखो, गाजर वगैरह खाओ, विटामिन ए खाओ, आंखों को बचाओ। लुई ब्रेल है ना, ब्रेल इसने आविष्कार करा था, जो देख नहीं सकते उनके लिए बनाई थी, ठीक है। एक लिपि बनाई थी, ये ब्रेल कोड बनाए थे 1932 के अंदर, ठीक है। इस सिस्टम को अपना लिया गया था, ब्रेल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज में भी इसको पढ़ा जाता है, हर लैंग्वेज में, मतलब जो अंधे लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो आराम से पढ़ पाएंगे। और हेलन केलर के बारे में जानते हो, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली थी, ठीक है। हेलन केलर ने खुद भी देख नहीं सकती, लेकिन उन्होंने बोला था कि नेचर जो है ना उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो देखो लाइट है वो स्टेट ट्रैवल करती है, 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो मैंने इतना बता दिया, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप सबको ऑल द बेस्ट। जो मैंने नहीं बताया, ठीक है, वो भी आप जरूर पढ़ेंगे। ये इसको खालिस्तान है ना, ये बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं, और ये वाला न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। ये कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देख लेना। ये देखो, ये आंसर देख लो, ये ऐसे आएगा, आपको पूरा करके दिखाना होगा डायग्राम, ठीक है। पूरा करके दिखा दोगे ना ऐसे, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर साल्डियर सर, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर साल्डियर स्टूडेंट्स।